नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ और एक नए बिंदु के साथ। तो साथियों, आज मैं एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। कहने से तात्पर्य ये है कि चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहा हो, या आरएस की कर रहा हो, या अन्य किसी भी क्षेत्र की वो तैयारी कर रहा हो, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं आज जो कुछ ऐसे बिंदु बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे उपाय या तरीके कह सकते हैं बताने वाला हूँ, जिनके माध्यम से या जिन पर चलकर या जिनको अपनाकर आप क्या बड़ी ही आसानी से जो आपका लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो जो मैं आज आपको कुछ तरीके या उपाय जो बताने वाला हूँ, वो उपाय क्या है, वो कोई मतलब कल्पना में काम करने वाले उपाय नहीं है, या मान लो हम माने कि कल्पनात्मक जो हो गया या ऐसे हवा में बात करने जैसे नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ऐसे उपाय आपको मैं बताऊँगा, उदाहरण सहित और प्रूफ सहित कह सकता हूँ, उदाहरण सहित कुछ ऐसे उपाय बताऊँगा कि जिनके माध्यम से आपके लिए सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। मतलब बार बार हम देखते हैं कि बहुत बार परीक्षा देने के बावजूद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मैं ये कुछ बताऊंगा, तो आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आप उस बात को समझ सकें, क्योंकि ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, प्रेरणा ज़रूरी है। क्योंकि प्रेरणा वो है जो, जैसे आपने देखा होगा ना कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत चुका था पहला, लेकिन दूसरे युद्ध के अंदर फिर मोहम्मद गौरी ने प्रेरणा, मतलब सेना अधिकतर मर चुकी थी, मारी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेना को प्रेरित किया और फिर से वो युद्ध जीत गए थे। तो इसी तरह से मतलब कुछ प्रेरणास्पद जो बातें होती है वो हमेशा हमारे ध्यान में रहनी चाहिए और हमें सुनते रहना चाहिए। तो उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है उस रास्ते पर चलने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ और आप ज़रूर देखें। देखिए, पहला क्या है टॉपिक, सब कुछ पाना है तो एक बार सब कुछ खोना पड़ेगा। सब कुछ पाना है तो एक बार सब कुछ छोड़ना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि कोई ऐसे ही सोना नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही सोना नहीं बन जाता कि खुद को जलाना पड़ता है। पहले खुद को जलाना पड़ता है, फिर वो सोना बनता है। तो हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। कुछ बिना कुछ खोए हम चाहें कि सब कुछ मिल जाए तो ये मुश्किल है। तो इस बात पर मैं बात करना चाहूँगा। धीरे धीरे आपको सारी बातें लेकर आऊँगा और आपको बताता हूँ कि कुछ विशेष बातें रहेंगी अलग हटकर, ठीक है ना, हकीकत से जुड़ी हुई, धरातल से जुड़ी हुई। ऐसे नहीं कि कोई भी इसमें से ऐसी बात नहीं होने वाली जो हवा की बातें हो। सारी बातें जो है धरातल से जुड़ी हुई बातें मैं आप सबके सामने रखूँगा। ये आप देख रहे हो, ये इन बिंदुओं पर अपने विस्तार से आज बात करने वाले हैं, इन सभी बिंदुओं पर। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से इन बिंदुओं पर चलकर आपको बहुत ही आसानी से आप सफलता प्राप्त करो। सबसे पहले क्या है कि सब कुछ पाना है तो एक बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने या बहुत वर्षों पहले हमने देखा है कि जब किसी को कोई इच्छित वरदान चाहिए होता है, कोई इच्छित वस्तु की कामना रहती है, तो वो क्या करता था, वो अपना घर छोड़कर पहाड़ों में चला जाता था, वहाँ पर भक्ति करता था। भक्ति करने के बाद उसको ईश्वर वरदान देते थे, या फिर वो गुफा में रहकर तैयारी करने लग जाते थे। वर्तमान में भी यही है कि आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे पहले छोड़ते थे। अभी ऐसा होता है कि किसी ने भक्ति बीच में छोड़ दी और फिर भी उसको वरदान मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कोई मूवी देख लेना, कोई पुरानी कथा पढ़ लेना, ये होगा कि प्रत्येक कथा के अंदर ये तय होगा कि कोई भी भक्त जो होता था वो अगर ईश्वर से इच्छित वरदान प्राप्त करना चाहता था तो उससे पहले उसकी परीक्षा ली जाती थी। प्रत्येक भक्त की पहले परीक्षा होती थी, वो उस परीक्षा में खरा उतरता था तभी उसको इच्छित वरदान मिलता था, नहीं तो उसको फिर से भक्ति करनी पड़ती थी। वही स्थिति आज की है कि आज भी पहले भक्ति करनी पड़ती है, फिर परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो खरा उतरता है उसी को इच्छित वरदान मिलता है। अब पहले जैसे पहाड़ों पे चले जाते थे तो आज हम पहाड़ों पर तो नहीं जा सकते, तो आज क्योंकि हमें अलग तरह का वरदान चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना होता है जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, जहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट है, जहाँ अच्छी पुस्तकें मिल जाए, जहाँ अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, वहाँ जाकर हमें रूम लेकर रहना पड़ता है और उसके लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यार दोस्त, जो भी मित्र बंधु जो भी है, सबको त्याग कर हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ भक्ति करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ता है।
दूसरी बात, अगर हम बाहर जाने में सक्षम नहीं है या हमें लगता है कि हम पहले तैयारी करके आ चुके हैं, हमें सिर्फ याद करना है, बाकी मार्गदर्शन हमारा हो चुका है, हमें सब ध्यान है, तो फिर हमें घर के ही किसी कोने में अगर कमरा स्पेशल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर के ही किसी कोने में हमें बैठना पड़ेगा। लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। भाई बंधु रिश्तेदार जो भी है सबको एक बार त्यागना पड़ेगा कुछ समय के लिए। फिर आप उनके लिए, मेरा कहने से तात्पर्य यह है कि आप अपने परिवार को, ठीक है ना, या रिश्तेदार को जो भी है उन सबको अगर छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो कुछ समय के लिए, आप मानो कि 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना, एक परिवार है जिसके लिए थोड़ा सा आप समय निकाल सकते हैं, बाकी किसी के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप 1 वर्ष या 2 वर्ष उनके लिए बिल्कुल समय निकालना बंद कर दीजिए, खुद के लिए समय यूज कीजिए, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इन 2 वर्षों में आप वो सभी काम करते रहे तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, उसका कोई, जैसे राजस्थानी बोलते हैं, कोई गुण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ 2 वर्ष खुद पर काम करके सक्सेस हो गए, आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो अगर जो भी यार मित्र दोस्त रिश्तेदार जो भी आपसे नाराज हुए वो सभी फिर से मिल जाएंगे। तो अगर आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, इच्छित वरदान प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार सबको छोड़ना पड़ेगा। और वो छोड़ना कब तक पड़ेगा, वो तब तक पड़ेगा जब तक आपको वो इच्छित वरदान प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसे नहीं कि हाँ इतने दिन के लिए या 1 साल के लिए 2 साल के लिए, नहीं, तब तक आपको छोड़ना पड़ेगा जब तक आपको वो इच्छित वरदान प्राप्त नहीं हो जाता, और उसके बिना आपका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो इसलिए वो जरूर करें। दूसरा मेरे पास है, अपनी कमियों को ढूंढे और दूर करो। अब आपको क्या करना है कि कोल्लू का बेल नहीं होना है। जैसे कोल्लू का बेल होता है, चलता जाता है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, परीक्षा भर्ती आ गई, तैयारी में जुट जाते हैं, उसी तरीके से वही नोट्स है, वही तरीका है पढ़ने का, उसी तरीके से फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर पढ़ते हैं 2 साल, फिर रिजल्ट आता है, फिर नहीं हुआ, फिर वापस फिर भर्ती आ जाती है, फिर वापस पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये लो जी, तरीका नहीं बदलते हैं, अपनी कमियों को नहीं ढूंढते हैं, बहाने बना लिए जाते हैं कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, इस बार बुक्स में से नहीं आया था, अचानक मुझे ये हो गया था, अचानक वो हो गया था, यहाँ से वैसा आ गया, ये वाले डिलीट हो गए, वो वाला डिलीट हो गया, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। अरे उससे क्या हुआ? ये सारे बहाने न बनाएं कभी भी, सिर्फ कमियों को ढूंढे और कमियों को दूर करने का प्रयास करें। मैं आपको एक मूवी के बारे में बताता हूँ, 12वीं फेल एक मूवी है, ज़रूर देखें, ठीक है ना। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना। इसका एक एक जो पार्ट है वो बहुत ही प्रेरणास्पद, आप में ऊर्जा भर देगा। इसमें 2005 के बैच के IPS मनोज कुमार मिश्रा की कहानी बताई गई। उसमें बताया गया कि किस प्रकार वो घर से आता है और विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करता रहता है, लेकिन रात दिन और डटकर मेहनत के बावजूद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। जब उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो फिर वो जब आखिरी अटेम्प्ट उसके पास रह जाता है तो उसको लगता है कि भी कहीं ना कहीं जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी है उसमें। अब वो कमी है तो वो कमी क्या है मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 दूनी 4 की बजाय हम 2 दूनी 5 बोलने लग जाते, तो हम हर बार 2 दूनी 5 ही बोलेंगे, ठीक है ना, 4 नहीं बोलेंगे। दूसरे को बताएंगे तब पता चलेगा। तो वो क्या है कि एक बैच का IAS टॉपर होता है, उसके पास जाता है मनोज कुमार मिश्रा जी, उनके पास जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ वो उसको बोलते हैं कि हाँ अभी जो मेन एग्ज़ाम, मनोज कुमार मिश्रा कहता है कि मुझे जो मेन एग्ज़ाम है, मिश्रा जी कह देता हूँ क्योंकि अभी तो वो उसमें तो वो है जो हीरो है और वास्तव में जो है बहुत ईमानदार है, ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। तो मनोज कुमार मिश्रा जी क्या कहते हैं उनसे कि भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही, लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो वो जो IAS है वो पूछते हैं कि भी किस प्रकार मेहनत कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि भी रट्टे मार के प्री तो कोई भी क्लियर कर जाता है, मेन एग्जाम होता है, तो तुम्हारी स्पीड कैसी है लिखने की स्पीड? वो कहता है स्पीड मेरी अच्छी है, मैं काम कर लूँगा। तो वो उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये कुछ समय सीमा होती है, शायद जहाँ तक है कि 200 शब्द जो होते हैं वो 8 मिनट में लगभग लिखने होते हैं, वो समय कैलकुलेट करके बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लो 8 मिनट में तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। तो वो कहते हैं विषय दो। मनोज कुमार मिश्रा IAS से कहते हैं कि मुझे एक विषय दे दीजिए। वो कहते हैं तो मनोज कुमार मिश्रा पर लिख दो। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ा आसान है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आसान है तो भी कोई बात नहीं। वो समय शुरू करते हैं और कहते हैं ये लो, ये 8 मिनट के अंदर करना है। वो करना शुरू करता है और 8 मिनट में आके वो पूछते हैं। तो पता चलता है कि 8 मिनट में वो मनोज कुमार मिश्रा जो थे वो अपने आप पर भी जितने शब्दों की सीमा थी
उतने शब्द वो नहीं लिख पाए थे। तो वो आईएएस मनोज कुमार मिश्रा से क्या कहते हैं कि बुरा मत मानना लेकिन ये तुझसे नहीं होगा, बुरा मत मानना लेकिन ये तुझसे नहीं होगा। वो वहाँ से बच्चा, वहाँ से मनोज कुमार मिश्रा जी वहाँ से आते हैं, ठीक है, आते हैं, आके उस कमी पर किससे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है कमज़ोर पक्ष पर जोरदार प्रहार। अब उन्होंने क्या करना होता है, कमज़ोर पक्ष पर जोरदार प्रहार करना होता है, ठीक है ना, कमज़ोर पक्ष पर जोरदार प्रहार करना होता है। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी ढूंढो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी ढूंढो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो एक भैया होते हैं, गौरी भैया, उनके पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि जिस तरह से तू काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मनोज कुमार मिश्रा जी होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं काम करते हैं, चक्की चलाते हैं, उससे चक्की चलाने के काम के साथ साथ वो खुद का खर्चा भी चलाते हैं और घर भी पैसे भेज रहे होते हैं। तो वो गौरी भैया जिसको कहते हैं कि इस सब काम के साथ, क्योंकि तेरा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है और वो टारगेट इसके साथ साथ हो नहीं पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो वो मनोज कुमार मिश्रा से सारा काम छुड़वा देते हैं और उसको बिठा देते हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी बातों आपसे मैं जोड़कर बताऊँगा ये सभी टॉपिक पूरे हो जाने के बाद। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा होता क्योंकि कमियाँ रहती है, और फिर वो उस कमी पर प्रहार करता है। कौन सी कमी पर, जो समय सीमा की कमी है, उस पर बार बार रिपीटेशन करता है। आगे हमारा बिंदु है समय का महत्व। इसमें समय का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार 8 मिनट के अंदर 200 शब्द लिखने हैं, तो वह बार बार इस पर कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है। और कहते हैं ना कि करत करत के अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर परत से निशान। तो कहने से तात्पर्य कि बार बार मेहनत करने पर आप कोई भी असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। तो आपको बार बार प्रयास करना होगा, समय का महत्व समझना होगा। समय के महत्व पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अधिकतर विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि समय का महत्व क्या होता है। अधिकतर विद्यार्थियों को, सही बताता हूँ, तो कारण भी यही रहता है कि जो समय का महत्व समझ जाता है वो तो सक्सेस हो जाता है, जो समय का महत्व नहीं समझता वो बहाने बनाता रहता है। समय का महत्व कैसे है, एक विद्यार्थी है, वो सुबह पढ़ने बैठा। अब नॉर्मली विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, लगभग सभी विद्यार्थी जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो लगभग 5 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं। और नॉर्मली वैसे बहुत से विद्यार्थी तो 2 बजे तक 12 बजे तक लगे रहते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं। लेकिन नॉर्मल विद्यार्थी है, ये मानो कि 10 बजे सो जाता है, मान लो 5 बजे, ये कम से कम समय है, इतना समय वो पढ़ता है। अब 5 से लेकर 5 और 7 12 और 10 17, ये कुल हो गए 17 घंटे। अब 17 घंटे पढ़ लिया वो विद्यार्थी। अब उसको ऐसा लगता है कि मैं 17 घंटे पढ़ लिया। शाम को वो क्या करता है, कैलकुलेशन कि कुछ टाइम मैंने खाना खाया, कुछ टाइम मैंने फ़ोन पर बात की, थोड़ी देर पापा से बात की, थोड़ी देर मम्मी से बात की, थोड़ी देर दोस्त से बात की, तो कुल मिलाकर मैंने 2 घंटे, कितने 2 घंटे मैंने ये वेस्ट कर दिए थे। तो अब मेरे पास कितने बच गए, 15 घंटे। मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। वो ये सोच लेते हैं, क्या सोच लेते हैं, वहम भ्रम पाल लेते हैं। वो एक है ना, कहते हैं कि जिनके पास सपने होते हैं ना उनको नींद नहीं आती, और जिनको नींद आती है उनके सपने नहीं होते, भ्रम होते, भ्रम। तो वो भ्रम पाल लेते हैं कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। रियल बात ये है कि आप एक वो चलाइए और उसमें जब पढ़ने बैठे हैं तो उसको ऑन कीजिए, और जब खड़े हो जाएं या 1 मिनट के लिए भी बात कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर दें, ठीक है ना। फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपने 15 घंटे नहीं, आप तो 12 घंटे ही पढ़े थे। और 12 क्या, बहुतों के साथ ये हो जाता है कि 10 घंटे ही पढ़े थे। बस आप बैठे 17 घंटे रहे थे। कभी आपने फ़ोन पर बात की, कभी आप इधर लेट गए, कभी आप घंटा सो गए, खाना खाने में आपने घंटा लगाया। तो ये सारी चीज़ें, ये समय का महत्व बहुत ज़रूरी है, समय का महत्व समझना ज़रूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कब कब कितना घंटे पढ़े हो। और घंटे आप एक नॉर्मल सा है, ये आपके सामने है घंटे। तो ये कितने घंटे हैं, 17 घंटे। 15 घंटे तो नॉर्मल से हैं, नॉर्मल ही आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी यही दिखाते हैं कि किस तरह से उसकी प्रेमिका, जो बाद में उसकी पत्नी भी बन जाती है, तो वो किस तरह से 15-15 घंटे पढ़ने के लिए, 16 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और वह एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कमरे में बंद हो जाता है, वहाँ से बाहर निकलना ही बंद हो जाता है।
जब एग्ज़ाम होता है तभी बाहर निकलता है। तो हम उतना नहीं कर सकते तो लगभग उतना वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि टारगेट ज़रूरी है ना। जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो मिलेगी नहीं तो फिर ऐसे ही पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बीच बिचाव वाला काम का कोई मतलब नहीं होता। करना है तो डट कर करो, नहीं करना है तो छोड़ कर काम करो, ठीक है ना। नहीं तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट के वाली बात हो जाती है। न तो इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, न हम बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। हमारे साथ वाले, हमारी स्थिति ये हो जाती है फिर अगर हम सही तरीके से तैयारी नहीं करते तो हम छोड़ छुड़ा के तैयारी तो लगे रहते हैं लेकिन ढंग से करते नहीं है। तो वो स्थिति बन जाती है कि हमारे साथ वाले होते हैं वो तो कोई दुकान करके, कोई बिजनेस करके, कोई छोटे बड़े चाहे सब्जी का ठेला भी लगाता है ना, तो वो भी अच्छे पैसे कमाने लग जाता है, अच्छे मकान बना लेता है, अच्छी जायदाद बना लेता है। और हम केवल तैयारी में लगे रहते हैं और वो भी हम सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें करना है कि या तो करना है और या फिर काम करना है, बस। और करना है तो फिर मुझे किसी से कोई लेना देना, ये ध्यान रखना है। अपने अंदर दर्द को पैदा करना है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। ताने मारे जाते हैं ना कि लगातार इतना प्रयास करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो रहा, पढ़ नहीं रहा। अगर पढ़ता होता, अगर तैयारी कर रहा होता अच्छे से, ये तो ये करता है, ये तो ये करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने सबको खुश रख रखा है तो आप तैयारी नहीं कर रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे। ये मुझसे लिख कर लिखवा लो, लिख कर दे सकता हूँ मैं कि अगर आपने सबको, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, सबको अगर आपने खुश रखा है तो आप तैयारी नहीं कर रहे, आप केवल टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। जब बंदा तैयारी करता है ना तो उससे मिलने वाला मिलता तो है ही नहीं भाई साहब। जब भी आप मिलोगे ना तो हर इंसान कहेगा आपसे कि कहाँ रहते हो, मिलते नहीं हो, बड़े आदमी बन गए हो क्या, उसके तो भाव बढ़ गए। मतलब हर कोई नाराज़ होगा, क्योंकि किसी भी तैयारी को करने के लिए, सफलता को पाने के लिए कम से कम 1 वर्ष, कितना, कम से कम कितना, 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष, और नहीं तो भर्ती के हिसाब से 2 वर्ष भी लगते हैं। अब इन 2 वर्ष में आपको बता दूं, आपके परिवार में माता है, पिता है, पत्नी है या पति है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ठीक है ना। ये इतने सारे लोग हैं। इनमें से कभी किसी के रिश्तेदार में, कभी माता का जन्मदिन या कोई कार्य हो गया, पिता जन्म, बीमारी शिमारी, पति पत्नी का किसी का जन्मदिन या और अन्य कोई कार्य हो गए, बच्चों के जन्मदिन, उनके कार्य हो गए, रिश्तेदारों के यहाँ किसी की शादी विवाह, कुछ न कुछ, दोस्तों की शादी, दोस्तों के यहाँ किसी की शादी, दोस्तों के यहाँ किसी का जन्मदिन, दोस्तों का जन्मदिन, कुछ न कुछ इन 2 सालों में बार बार आएंगे। ये सभी की सभी चीज़ें बार बार आएंगी। और अगर आप इनमें जाओगे तो यहाँ आपको नो मिलेगा, आप कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर यहाँ आप नो कहोगे तो यहाँ आपको यस मिलेगा, यहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा, यहाँ आप नो। और एक बात आपको बता दूँ, यहाँ आपको अगर नो मिली तो जीवन के बाकी जितना भी जीवन है वो सारा टेंशन भरा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक एक दिन निकालना। वो अब किताब में लिखा है ना, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, ठीक है ना। ऐसी स्थिति हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये लोग अगर 2 वर्ष के लिए नाराज भी हो गए ना तो 0% भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0% भी। 2 वर्ष के लिए नाराज हो गए तो होने दो। जैसे तुम यहाँ सक्सेस होगे ना, 3रे वर्ष में ये सबको मना लोगे, ठीक है ना। किसी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी का जन्मदिन था, आप नहीं गए, जॉब लगते ही नेक्स्ट जन्मदिन पर बड़ा गिफ्ट लेके चले जाओ, 1 मिनट के अंदर मान जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको मानते हुए। जैसे ही पता चलेगा ना कि व्याख्याता RAS 2nd ग्रेड जो भी है वो मेरे घर पर आया एक अच्छी सी गाड़ी लेके, तो वो 1 सेकंड के अंदर मान जाएगा कि नहीं यार मेरा दोस्त है और इसने इतनी मेहनत की थी, मेहनत करके लगा, वो भूल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दर्द को पैदा करना है। सुल्तान मूवी देखिए, उसके अंदर वो कहता है कि आज औकात देखने आया हूँ और फिर औकात बताने आया हूँ। उसमें जब सुल्तान को कहते हैं कि नहीं ये तुझसे नहीं होगा, तो वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने तो एक ही बात सुनी है कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मान लेते।
तो ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मान लेते। इसी तरह मनोज कुमार मिश्रा वाली जो बात है ना, अपने अंदर दर्द पैदा करना, मनोज कुमार मिश्रा जी की जो कहानी सुना रहा हूँ, मूवी में देख लेना, सीन है उसके अंदर, उसको वो बोलते हैं, आईएएस क्या बोलता है कि तुझसे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं होगा, वो लिखता है, ठीक है ना, लिख के, और जहां तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, ये लिखकर, और वो जहां पढ़ता है वहां सामने लगा लेता है, और बार बार वो उसको यहां चुभता है कि तुझसे नहीं होगा, और होगा क्यों नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। अरे गहरे को नहीं, किसी समुद्र को जवाब देना है, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये चीज, मतलब इस तरह से दर्द, जब तक दर्द रहेगा ना तब तक वो तुम्हें याद दिलाता रहेगा। तो उसको दर्द की तरह, इस दर्द से मैंने छुटकारा पाना है, उसको दर्द बना लीजिए, किसी की बात को, किसी के तानों को, क्योंकि वो उस दर्द से छुटकारा पाने का तुम्हारे पास समय है, तुम अभी तो पा सकते हो। अगर तुम लोगों ने नहीं इस दर्द से छुटकारा पाया तो ये जीवन भर के लिए नासूर बन जाएगा। तो जब तक जिंदा हो तब तक इससे दर्द रिश्ता रहेगा, रिश्ता रहेगा, रिश्ता रहेगा, रिश्ता रहेगा, जो तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। आज तो सिर्फ दोस्त, रिश्तेदार, जो जानकार है वो ताने मार रहे हैं, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ताना मारना शुरू कर देंगे। अभी बताया था ना कि घर लौट बहुत रोए, माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी का सस्ते में था मेले में, तो वो भी ताने मार रहे हैं दोस्तों। तो अंदर दर्द पैदा कीजिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं, और जब तक, तब तक छोड़ेगा नहीं। आग, दर्द जो होता है ना वो आग पैदा करता है, आग, अंदर आग पैदा कीजिए लक्ष्य प्राप्त करने की आग। फिर है रणनीति। 6 नंबर पर हमारा टॉपिक है रणनीति। रणनीति बनाइए, एक रणनीति जरूरी। कहते हैं ना किसी युद्ध में जाने से पहले अगर रणनीति अच्छी रहती है तो 50% युद्ध आप वहीं जीत जाते हैं। तो रणनीति बनाइए कि आपने कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, हर चीज़ का। अब रणनीति की मैं बात बता दूं कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो पाठ्यक्रम को ही ध्यान नहीं होता उनको। उनसे पूछ लो कि हाँ सर तैयारी कर रहा था तो मुझे थोड़ा गाइडेंस कर देते, मैं किस प्रकार तैयारी करूं, पीछे 4-5 बार हो गया और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और तैयारी तो बहुत करता हूं लेकिन नहीं हो रहा, तो पाठ्यक्रम भेजो। तो पाठ्यक्रम तो है नहीं सर, अभी मैं देख के भेज दूंगा। तो मुझे बताओ, जिस इंसान को पाठ्यक्रम में पता नहीं है, मैं कहता हूं कि जो इंसान तैयारी कर रहा है उसको तो पाठ्यक्रम वर्बली याद होना चाहिए, उसको ध्यान होना चाहिए झटाक से। सर पूछे तो सर को बताए कि सर मुझे यहाँ समस्या आ रही है, मैं जब व्याकरण पढ़ता हूँ तो व्याकरण में मुझे समस्या नहीं आती, ये वाले टॉपिक है इनके अंदर मेरे नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर मुझे समस्या आ रही है, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बाकी सभी कर लेता हूँ, इस वाले टॉपिक के अंदर समस्या आ रही है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर बाकी सभी कर लेता हूँ, लेकिन रस वाले जो टॉपिक है उसके अंदर मुझे समस्या आ रही है, बार बार याद करने पर भी नहीं। और उसके अलावा सर जो अन्य बिंदु लगे हुए जैसे वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत है, उनके अंदर मुझे समस्या आ रही है, और ये वाले बिंदु है सर इसके अंदर मुझे समस्या आ रही है। ये जो चीज़ें इसके अंदर मनोविज्ञान है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, उसकी कुछ किताबें बताइए सर, कौन कौन सी किताबें, ये किताबें मेरे पास है क्या, ये वाली किताबें सही रहेंगी, ठीक है ना, इस बिंदु से संबंधित मेरे पास ये किताबें हैं क्या, ये सही रहेगी, मैंने ये नोट्स लिए हुए हैं, मैंने ये किताबें ले रखी है, ये किताब मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, ये नोट्स मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, ये नोट्स मैंने इतनी बार पढ़ दिए हैं। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए तुम्हें, और तुम्हारा जो पाठ्यक्रम है वो अच्छे से ऐसे बार बार उसमें जगह जगह लिखा होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। ये हर चीज़ तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी है ये तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा टॉपिक कौन सी किताब से पढ़ लिया। पहली बार जब पढ़ते हैं तो किसी और किताब से पढ़ लिया, दूसरी बार किसी और किताब से पढ़ लेते हैं, और कईयों को तो ये आधे स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता कि मैंने टॉपिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता तैयारी। ये तैयारी कब होगी, जब समय का महत्व समझोगे। समय का महत्व समझ के अगर तैयारी करोगे तो तब जाकर ये बात बनेगी। और समय का महत्व समझे और तैयारी करें, क्योंकि जीवन है ना, जीवन में चलना जरूरी है यार, ठीक है ना। आलसी थोड़ी होना, जिंदा हो, दिखना जरूरी है, जिंदा हो तो दिखो ना। नौकरी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी पाना ही कोई जीवन का लक्ष्य होता है, नौकरी पाके आप कोई बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, या नौकरी प्राप्त करने के बाद बस आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, या आप सबसे खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलना जरूरी है इंसान का, और जब तक जान है तो चल रही हो तो फिर अगर ताकत है अंदर तो फिर अच्छे से चल लो ना, जमकर चलो ना, लड़ो ना, ठीक है। अब आता है पुस्तकों का चयन।
इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पुस्तकों के लिए अलग से पुस्तकें भी बताएंगे विशेष पाठ्यक्रम के अनुसार। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पुस्तकों का चयन एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करें, एक बात। दूसरी बात, अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी संस्थान से पढ़ रहे हैं, या आपने किसी का कोर्स ले रखा है, तो उस पर विश्वास कीजिए और उसी को पढ़िए। लेकिन अगर कहीं न कहीं कोई समस्या आती है, आपको ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उन्हीं गुरुजन से आप कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि सर ये वाले टॉपिक हैं जो कमज़ोर हैं, या तो आप इनको फिर से करवा दीजिए, और या फिर हमें कोई पुस्तक बता दीजिए कि जहाँ से हम इन टॉपिक को कवर कर सकें। तो आप वो जो बिंदु कमज़ोर है आपके नोट्स में, उसको कवर कीजिए। और पुस्तकें या नोट्स जो है, कम से कम अगर आपको कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने जो नोट्स दिए उसको पढ़िए। ज़्यादा पुस्तकों के चक्कर में मत फंसिए। ज़्यादा तात्पर्य होता है कि ये ध्यान रखना होता है तुम्हें, ये तुम्हें एक शिक्षक ही बता सकता है जो लगातार तुम्हें तैयारी करवा रहा है। शिक्षक से तात्पर्य हर कोई नहीं। जैसे मान लो मैंने टॉप कर दिया, मैं टॉपर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं टॉपर होते हुए भी वो चीज़ आपको नहीं बता सकता, विद्यार्थी को वो चीज़ नहीं बता सकता। वो सिर्फ अपनी परिस्थितियाँ बता सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ सकता है वो चीज़ वो नहीं बता सकता। वो सिर्फ एक गुरु ही बता सकता है जो लगातार शिक्षकों को तैयारी के लिए प्रेरित कर रहा है, तैयारी करवा रहा है, वही बता सकता है। तो वहीं उसी के मार्गदर्शन में ही आप आगे चले। और वो जो पुस्तकों का कह रहे हैं वो पुस्तकें, और एक बात ध्यान रखें कि पुस्तकें जितनी भी हो, जितनी भी आपकी सामग्री हो, उसको कलेक्ट करें और उसको फिर बार बार पढ़ें, बार बार, क्योंकि रिवाइज करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठी कर ली, ठीक है ना, ज़्यादा पुस्तकें अगर इकट्ठी कर ली तो ऐसा होता है कि कन्फ्यूजिंग बढ़ जाती है फिर, ठीक है ना। और कम पुस्तकें होती है तो ज़्यादा बार पढ़ी जाती है, और जितनी ज़्यादा बार पढ़ी जाती है उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग दूर हो जाती है। और एक बात हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मेरिट कितनी जाती है। हम क्या करते हैं कि भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। नॉर्मली मेरिट कितनी जाती है? 70% जाती है, 75 चली जाती होगी, इतनी जाती है। अब 75 जाती है, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 में से 75% ही तो करने हैं, ठीक है। तो फिर आप वो प्रयास क्यों कर रहे हो कि मैं 100 में से 100 करके आ जाऊं? आप तो 75 वाला ही करो ना, उस हिसाब से करो ना। तो ज़्यादा नहीं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनको याद जरूर करें। जो पढ़ रहे हो उनको इस तरह से याद करें कि वो याद रहे, आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। अलग अलग टॉपिक वाइज इस पर मैं फिर से विस्तार से बात करूंगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि बार बार मैं बोल देता हूं वो कथन कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि है दम तो मिटा कर दिखा। तो किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जिनमें दम होता है वो प्राप्त कर लेते हैं। जो ये सोच कर चलते हैं कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, उन्हें जीत अवश्य प्राप्त होती है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत प्यारे विद्यार्थी।